वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम दैनिक जागरण का 30 नवंबर वाले के समाचार को कवर करेंगे। दोस्तों, दैनिक जागरण हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस होता है। इसलिए दैनिक जागरण हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि समाचार कोई भी न्यूज कवर करना है। दैनिक जागरण हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि दैनिक जागरण से हमारे जो विचारों में हमारे जो थॉट प्रोसेस है इसमें एक नयापन आता है, एक नया विचार हमारे अंदर आता है। किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी इशू को लेकर हम उसको मल्टी डायमेंशनल सोच पाते हैं, उसमें नए नए तरीके से उसको लिख पाते हैं। स्पेशली जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमारे पास वोकैब नहीं होता, और जब आंसर राइटिंग करते हैं, उत्तर लेखन करते हैं, तो ये इसकी भूमिका बढ़ जाती है। तो इसकी भूमिका आंसर राइटिंग में विशेषता, आंसर राइटिंग के साथ साथ करंट अफेयर के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण होता है। तो दैनिक जागरण को इसलिए हम कवर कर रहे हैं ताकि जो है न केवल हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश के लिए जो जो हिंदू पढ़ते हैं हम, तो हिंदू शुरुआती दौर में जो हिंदी मीडियम से होते हैं, हिंदी मीडियम को थोड़ा सा उसको पढ़ने में थोड़ा सा सहज नहीं होते हैं। तो हमारे लिए जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों जरूरी है, क्योंकि हमारी जो अ, हमें जो राइटिंग आंसर राइटिंग करनी है वो हिंदी में भी करनी है, और इंग्लिश पेपर के लिए भी तैयार करनी, तो इंग्लिश भी पढ़नी है। तो दोनों को साथ में लेके चलना है, इसलिए जो है द हिंदू और दैनिक जागरण दोनों कवर करते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हमारे मुख्य समाचारों के साथ, जो जो भी समाचार है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो उत्तरकाशी टनल जो सिलकायरा सुरंग में फंसे हुए थे, उनसे प्रधानमंत्री ने बात की। उन्होंने कहा कि आप जैसे प्रधानमंत्री हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है। मणिपुर के सबसे पुराने उग्रवादी संगठन यूएन यूएन यूएनएलएफ व सरकार में शांति समझौता हुई है। तो शांति समझौते, तो ये जो आर्टिकल्स है, ये जीएस पेपर 3 के जो इंटरनल सिक्योरिटी है उससे लिंक किया जा सकता है ये। और मणिपुर के सबसे पुराने जो सशस्त्र उग्रवादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ सरकार ने बुधवार को शांति समझौते पर हस्ताक्षर की। यह मैतेई समुदाय के प्रभुत्व वाला उग्रवादी संगठन है। यह समझौते ऐसे समय में हुआ है जब इस महीने की शुरुआत में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपीए के तहत संगठन पर प्रतिबंध 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यूएनएलएफ के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। ऐसा पहली बार हुआ है जब घाटी में सक्रिय मणिपुर सशस्त्र गुट ने हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने और देश के कानून का सम्मान करने देश के कानून का सम्मान करने पर सहमति व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है कि पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने की नरेंद्र मोदी सरकार के अथक प्रयासों में एक नया अध्याय जुड़ गया, क्योंकि यूएनएलएफ ने नई दिल्ली में शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर में सक्रिय सबसे पुराने सशस्त्र समूह यूएनएलएफ ने हिंसा छोड़ने और मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमति जताई है। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनका स्वागत करता हूं और शांति एवं प्रगति के मार्ग पर उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। यूएनएलएफ का गठन 1964 में हुआ था और वह देश के अंदर एवं बाहर से संचालित हो रहा था। तो ये किसी भी सरकार के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी खबर है और अच्छी खबर है कि कोई भी सशस्त्र जो संगठन था, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और शांति की समझौता किया। तो दोस्तों की इंटरनल सिक्योरिटी के आंतरिक सुरक्षा के नजरिए से जो है ऐसे सशस्त्र समूह बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनकी फंडिंग बाहर से होता है, इनका कनेक्शन बाहर से होता है।
तो ये जो है आंतरिक जो मामले होते हैं इनके सारे जानकार होते हैं, तो ऐसे में बहुत इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और साथ ही साथ इनका जो संगठन है, ये संगठन का सहयोगात्मक आंतरिक सुरक्षा के लिए इनका सहयोगात्मक जो रणनीति है ये बहुत आवश्यक है, ताकि इनका साथ आने से अन्य संगठनों का भी खुलासा होता है, ताकि खुलासा होता है और आंतरिक सुरक्षा को मजबूती मिलती है। तो ऐसे समझौते बहुत आवश्यक है। 4 उल्फा आई उग्रवादियों ने डाले हथियार। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम डिपेंडेंट के 4 उग्रवादियों ने बुधवार को असम के डीपीपी डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने कुछ हथियार भी जमा कराए। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने पीएम और गृह मंत्री की प्रशंसा। यूएनएलएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर होने पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से शांति पर लाने के प्रयासों में उनकी प्रशंसा की। कहा, पीएम मोदी व अमित शाह को बधाई, जिन्होंने शांति के लिए कठिन परिश्रम किए। तो ये था जीएस पेपर 3 से लिंक जीएस पेपर 3 से जुड़े हुए आर्टिकल। अब ये आर्टिकल हमारे किसी काम का नहीं है। मुफ्त में अनाज। कोर्ट ने एएसआई से पूछा कि कब तक चलेगा समय मांगने का सिलसिला। यमुना में निकाली गाद, कितना खर्च, कितना विभाग को पता नहीं। राष्ट्रीय दिल्ली को मिलेगा एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, नरेला उपनगरी में होगा। यहाँ 5 सितारा होटल। और इधर जो होगा, दिल्ली के 10 में से 6 नगरों, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब डायरेक्ट हम चल सकते हैं एडिटोरियल पेज पे। प्रधानमंत्री मोदी साहब जी का आज का एक आर्टिकल है, एक उज्जवल भविष्य की ओर। मोदी साहब ने लिखा है कि हम G20 की अध्यक्षता इस विश्वास के साथ ब्राजील को सौंप रहे हैं कि शांति और समृद्धि के लिए हमारे सामूहिक कदमों की गूंज निरंतर सुनाई देती रहेगी। तो भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के 365 दिन पूरे हो गए हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की भावना को प्रतिबिंबित करने और जीवंत बनाने का क्षण है। जब भारत को यह जिम्मेदारी मिली थी, तब विश्व विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा था। कोविड महामारी, बढ़ते जलवायु परिवर्तन, वित्तीय स्थिरता और विकासशील देशों में ऋण जैसे संकट जैसी चुनौतियां सामने थी, और चुनौतियां और गंभीर बना रहा था। प्रतिस्पर्धा के बीच विभिन्न देशों में परस्पर सहयोग की भावना में कमी आई और इसका वैश्विक प्रभाव प्रगति पर पड़ा। G20 का अध्यक्ष बनने के बाद भारत ने जीडीपी केंद्रित सोच से आगे बढ़कर मानव केंद्रित प्रगति पर विजन प्रस्तुत किया। भारत ने दुनिया को यह याद दिलाने का प्रयास किया कि कौन सी चीजें हमें जोड़ती हैं। हमारा फोकस इन पर नहीं था कि कौन सी चीजें हमें विभाजित करती हैं। इन प्रयासों से वैश्विक संवाद आगे बढ़ा और कुछ देश के सीमित हितों के ऊपर कई देशों की आकांक्षाओं को महत्व दिया गया। समावेशी महत्वाकांक्षी कार्यवाही उन्मुख और निर्णायक की 4 शब्द। समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्यवाही उन्मुख और निर्णायक, ये जो है 4 शब्द G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं। नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, जिसे सभी देशों ने
सभी G20 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। समावेश की भावना हमारी अध्यक्षता का केंद्र रही है। G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल करने से 15 अफ्रीकी देशों को इस समूह में जगह मिली, जिससे इसका विस्तार वैश्विक आबादी के 80% तक पहुंच गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं के मुख्य धारा में लाने में सफल रहा है। इससे एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जहां विकासशील देशों को ग्लोबल नैरेटिव की दिशा तय तय करने का अवसर मिलेगा। समावेशिता की जगह से जी हाँ, G20 में भारत के घरेलू दृष्टिकोण का प्रभाव दिखता है। इस आयोजन ने लोक-अध्यक्षता का स्वरूप ले लिया है, जो बड़े लोकतंत्र होने की दृष्टि से बिल्कुल सही था। जन भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से G20 के 104 अरब नागरिकों तक पहुंचा। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि विश्व समुदाय का ध्यान G20 के दायित्वों के अनुरूप विकास के व्यापक लक्ष्यों की ओर हो। 2030 के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए भारत ने सतत विकास लक्ष्य में तेजी लाने के लिए G20 का 2023 एक्शन प्लान रखा। भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरण स्थिरता सहित परस्पर जुड़े मुद्दों पर व्यापक एक्शन ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाया। इस प्रगति को संचालित करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI है। इस मामले के आधार पर यूपीआई और डिजिलॉकर जैसे डिजिटल इनोवेशंस के क्रांतिकारी प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने वाले भारत ने निर्णायक सिफारिशें दी। G20 के माध्यम से हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो वैश्विक तकनीकी सहयोग की दिशा में बड़ी प्रगति है। कुल 16 देशों के 50 से अधिक DPI को शामिल करने वाली यह रिपोजिटरी समावेशी विकास की शक्ति का लाभ उठाने के लिए ग्लोबल साउथ को DPI अपनाने और उसे व्यापक बनाने में मदद करेगी। एक पृथ्वी की भावना के तहत हमने तत्कालिक, स्थायी और न्याय संगत बदलाव लाने के महत्वाकांक्षी एवं समावेशी लक्ष्य पेश किए। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट एक व्यापक रोडमैप के रूप में रूपरेखा तैयार करके भूखमरी से निपटने और पृथ्वी की रक्षा के बीच चुनाव करने की चुनौतियों का समाधान करता है। इसमें रोजगार और इकोसिस्टम एक दूसरे के पूरक है। उपभोग जलवायु परिवर्तन के प्रति सचेत है और उत्पादन पृथ्वी के अनुकूल है। G20 घोषणा पत्र 2030 अन्य रिन्यूएबल एनर्जी की वैश्विक क्षमता को 3 गुना करने का महत्वाकांक्षी आह्वान किया गया है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की स्थापना और ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने की दिशा में ठोस प्रयास के साथ एक स्वच्छ एवं हरित दुनिया बनाने संबंधी G20 की महत्वाकांक्षाएं निर्विवाद है। यह हमेशा से भारत का मूल्य रहा है कि सतत विकास के जीवन शैली के माध्यम से दुनिया जीवन शैली के माध्यम से हमारी सदियों पुरानी परंपराओं से लाभान्वित हो सकती है। और नई दिल्ली घोषणा में जलवायु न्याय और समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है, जिसके लिए ग्लोबल नॉर्थ से पर्याप्त वित्तीय तकनीकी सहायता देने का अनुरोध किया गया है। पहली बार विकास के वित्त पोषण से जुड़ी कुल राशि में भारी बढ़ोतरी की जरूरतों को स्वीकार किया गया, जो अरबों डॉलर से बढ़कर खरबों डॉलर हो गई है। G20 ने यह माना कि विकासशील देशों को 2030 तक अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC को पूरा करने के लिए $5.9 ट्रिलियन की 5.9 ट्रिलियन की आवश्यकता है। इसे देखते हुए G20 ने अधिक प्रभावकारी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के महत्व पर विशेष जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लागू करने, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद जैसे प्रमुख संस्थानों के पुनर्गठन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
नई दिल्ली घोषणा पत्र में महिला पुरुष समानता को केंद्र में रखा गया है और जिसकी परिणति अगले वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक विशेष वर्किंग ग्रुप गठन करने के रूप में होगी। महिला आरक्षण विधेयक 2023 महिलाओं के नेतृत्व में विकास के प्रति हमारी वचनबद्धता का प्रतीक है। यह बड़े गर्व की बात है कि हमारी अध्यक्षता के दौरान G20 ने 87 परिणाम हासिल किया, 118 दस्तावेज अपनाए जो पूर्व की तुलना में कहीं अधिक है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के जियोपॉलिटिकल मुद्दों और आर्थिक प्रगति एवं विकास के उनके प्रभाव पर व्यापक विचार विमर्श का नेतृत्व किया। आतंकवाद पूरी तरह अस्वीकार्य है। हमें जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने पर विशेष फोकस किया गया। हमें शत्रुता से परे जाकर मानवतावाद को अपनाना होगा। यह दोहराना होगा कि युद्ध का युग नहीं है। मुझे अत्यंत खुशी है कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने बहुपक्षतावाद में नई जान फूंकी, ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की, विकास की हिमायत की और हर जगह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ी। अब जबकि हम G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप रहे हैं, तो हमें विश्वास के साथ ऐसा कर रहे हैं कि शांति के समृद्धि के लिए हमारे सामूहिक कदमों की गूंज आगे निरंतर सुनाई देती रहेगी। तो भारत ने कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाए और सबको साथ में प्रयास करने के लिए आह्वान किया। तो सबसे पहले कि महिला पुरुष समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, पर फोकस किया। साथ ही साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया और बात करें कि युद्ध नहीं, जियो पॉलिटिकल के मुद्दे पर जो आगे अब यह युग जो है युद्ध का नहीं, ये फोकस किया। जैसे कि इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, तो ये सारे युद्धों को खारिज करते हुए भारत ने अपना पक्ष रखा कि अब यह जो युद्ध है, यह जो युग है युद्ध का नहीं है। अब शांति माहौल विश्व शांति को बढ़ावा देने का युग है, ऐसा पक्ष रखा। एक पृथ्वी को जो है एक फैमिली के रूप में देखा, सभी तरफ शांति बहाल करने के लिए जो है फोकस किया। इंडिया का जो स्टैंड था, तो ये था G20 के कुछ फोकस मुद्दे। तो G20 हमारे लिए कितना कारगर रहा, ये हमें देखने को इसका परिणाम देखने को मिलता है कि जितने भी भारत ने पक्ष रखा उसको सभी सदस्यों ने जो है पूरी पूर्ण बहुमतता के साथ जो है स्वीकार किया है। G20 का ये था स्पेशल आर्टिकल जो हमारे जीएस पेपर 2 के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। जीएस पेपर 2 में जो हमारा IR है, इंटरनेशनल रिलेशन और भारत की विदेश नीति, इसमें जो है को लिंक करके देखा जा सकता है भारत की G20 अध्यक्षता की उपलब्धि। जो आर्टिकल है, चुनाव नतीजों पर टिकी विपक्षी की एकता, ये हमारे काम के नहीं है। पेड़ों को पेंशन देने की पहल, जैसे कि हमें मालूम है कि बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती जनसंख्या के लिए जो है बढ़ती जनसंख्या के साथ पॉपुलेशन के साथ पॉल्यूशन से एक समांतर शब्द बन गया है, एक उसका पर्यायवाची शब्द के रूप में लिखा जाने लगा है। जैसे जिस देश में, जिस राज्य में, जिस एरिया में जितनी जनसंख्या होगी उतनी समझिए वो एरिया जो है प्रदूषित होगा और उसकी जो है उसकी डिमांड, खाद्य डिमांड जो है, पर्यावरण डिमांड जो अधिक होगी। तो कहा गया है कि पेड़ों को एक पेंशन देने की पहल की जानी चाहिए। अगर इंसान नौकरी से रिटायर होने
के बाद पेंशन मिल सकती है तो पेड़ों को क्यों नहीं। अवरुद्ध पेड़ों की रक्षा को लेकर यह तर्क हरियाणा वन विभाग का है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में पेड़ों की सुरक्षा के लिए प्राण वायु देवता योजना चलाई जा रही है। में हाल में करनाल में 75 से 150 वर्षों तक के 120 पुराने पेड़ों को जिला वन विभाग ने 2700 रुपए की पेंशन जारी की है। वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की भांति यह पेंशन राशि प्रति वर्ष समानुपात में बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही पेड़ों को पेंशन देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो पेड़ों को पेंशन देता है, तो वह राज्य हरियाणा बन गया है। करनाल व वन विभाग के अनुसार 9 प्रकार के पेड़ों को पेंशन का लाभ दिया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा 49 पीपल के, 36 बरगद के पेड़ शामिल हैं। इसके अलावा 11 पिलखन के, 4 जांडी, नीम एवं जाल के 2-2 पेड़ व कैम्ब व केंदू का एक-एक पेड़ शामिल है। हर साल वन विभाग सैकड़ों पौधे लगाता है। हालांकि उन पौधों को बड़ा होने और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद करने में समय लगेगा, जबकि इस समय कई पेड़ हैं जो पुराने हैं और बाढ़ और कटाव को नियंत्रित करने के लिए उनकी जड़ें मजबूत हैं। यह महत्वपूर्ण है कि नए पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुराने पेड़ों को बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। पानी और मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने और बनाए रखने, पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव को कम करने, वन्य जीवों को आवास प्रदान करने में पुराने पेड़ों की भूमिका का व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। वैसे भी प्रत्येक पेड़ की प्रकृति में एक स्थान होता है, अन्य जीवों के साथ उसका एक सहजीवी संबंध होता है और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में भूमिका होती है। इसके अलावा प्रत्येक पेड़ की ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है। दुनिया भर में मानव जनित दबावों और पर्यावरण परिवर्तन के कारण पुराने पेड़ों की तेजी से कम होती संख्या पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। इसलिए पुराने पेड़ों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। पुराने पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले उनके चारों ओर एक बाड़ स्थापित करना चाहिए। अब 20 से 30 साल पहले गांव के लगभग हर गांव के आंगन में पेड़ मिल जाते थे, लेकिन तेजी से हो रही शहरीकरण और पक्की इमारतों के निर्माण के कारण पेड़ों की बलि देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि पुराने पेड़ों को संरक्षित करने के उद्देश्य से की गई यह पहल कारगर और अनुकरणीय साबित होगी और जैसी हरियाणा सरकार का पहल किया गया है, स्टैंड लिया गया है, वे सभी राज्य सरकारें स्टैंड लें और पुराने पेड़ों के महत्व को समझें। न केवल एक जीव के पारिस्थितिकी तंत्र से, बल्कि मानव की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और आने वाले भविष्य में बढ़ती पर्यावरणीय असंतुलन को बचाए रखने के पेड़ों के महत्व का बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। कि भूमिका को बनाए रखने के लिए इसके महत्व को समझने की जरूरत है। मानव जीवन का अस्तित्व पेड़ पौधों पर टिका हुआ है। जितना हो सके पौधारोपण करना चाहिए, पौधों का संरक्षण करना चाहिए, ताकि जो है सतत विकास और आने वाले भविष्य के लिए भी पेड़ पौधे समान मात्रा में बनी रहे। तो ये आर्टिकल हमारे पृथ्वी पर्यावरण के लिहाज से और जीएस पेपर 1 जो जूलॉजी भूगोल के नजरिए से इम्पोर्टेंस है, तो जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हैं। अब डायरेक्ट हम चल सकते हैं एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज से हम चल सकते हैं एक एंशियंट जो ऐतिहासिक खोज है। सतपुड़ा के जंगल में मिले 10,000 साल पुराने
शैलचित्र। सतपुड़ा का जो जंगल है उसमें 10,000 साल पुराने एक शैलचित्र मिला हुआ है। 10,000 साल पुरानी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अपने प्राकृतिक सौंदर्य और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। वहीं इतिहास का खजाना भी संजोए हुए हैं। इन दिनों यह मांसाहारी और शाकाहारी वन्य प्राणियों की गणना की जा रही। गणना दल को करीब 10,000 वर्ष पुराने शैलचित्र एक पहाड़ी पर दिखे हैं। 27 नवंबर को गणना कर रहे बिहार से आए प्रशिक्षु वन रक्षक रोहित कुमार बाली ढीलू वेलिंटर विनय सराठे की टीम को 274 कक्ष क्रमांक पर पानरा सराठे को पानरा बीट में एक पहाड़ी पर बनी रॉक पेंटिंग देखने को मिली है जो 10,000 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। चलचित्र प्रागैतिहासिक काल के शासकीय नर्मदा महाविद्यालय की प्राध्यापक व इतिहास की व्याख्याता डॉक्टर हंसा व्यास ने बताया कि सतपुड़ा की वादियों व पहाड़ियों के पास जो शैलचित्र मिले हैं वह प्रागैतिहासिक काल लगभग 10,000 वर्ष पुराने प्रतीत हो रहे हैं। इतिहास की गणना के अनुसार मध्याश्म काल लगभग 2500 से लेकर 8,000 वर्ष तक पुराना माना जा सकता है। इसे मेसोलिथिक काल भी कहा जाता है। चित्रों की शैली और विषय वस्तु के आधार पर प्रागैतिहासिक काल के माने जाते हैं। पहाड़ियों पर मिली रॉक पेंटिंग जंगल में रहने वाले लोगों के जनजीवन को दर्शाया गया है। वर्षों पहले जीवन किस तरह का होता था। पहले जो लोग रहते थे हाथी घोड़े की सवारी करते थे। चूरना गूंदी में जो रॉक पेंटिंग है वह सबसे ज्यादा साफ है। उसमें हाथी घोड़े पर बारात को दर्शाया गया है। ज्यादातर पेंटिंग में शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। बहरहाल विश्लेषण के बाद स्थिति और स्पष्ट हो। तो सतपुड़ा के पर्वत में एक रॉक पेंटिंग मिला गया है, पत्थर में पेंटिंग जिसमें कि बारात जाती हुई और साथ ही साथ वह शिकार करती हुई हंटिंग वाला जो पेंटिंग है वो दिखाया गया है। तो ये लगभग बताया जा रहा है 2500 से लेकर 8,000 वर्ष पुराना मेसोलिथिक काल का बताया जा रहा है। अभी जो मिला है एमपी में सतपुड़ा पर्वत पर ये आर्टिकल। इसके विश्लेषण के बाद और स्पष्ट उसका परिणाम शामिल होगा। तो अभी का न्यूज यही है कि सतपुड़ा में जो रॉक पेंटिंग मिला हुआ है। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंस आर्टिकल जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण थे। मिलते हैं कल के वीडियो में फिर नए समाचारों के साथ, नए न्यूज़ों के साथ। आशा है कि आप लोग खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। इसको लिंक करके खुद भी इम्प्लीमेंट और न्यूज़पेपर को रोज पढ़ने की हैबिट डाल रहे होंगे। तो वीडियो को देखने